नमस्कार बच्चों। तो अभी पिछले वीडियो में आपने जो हम हिंदी वितान का कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर आलो अंधारी पढ़ रहे थे, उसका पहला भाग आपने सुना था। बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित होती हैं, कितनी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं, इसका वर्णन आपने पहले पाठ में सुना हुआ था। कितनी दिक्कतें उनके जीवन में आई। तातुश ने जिनके यहाँ वो काम करने के लिए लग गई, कितना वो ध्यान रखते थे, ये सब बताया गया। यानी कि पिछले वीडियो में हमने सुना था, कुछ दिनों बाद तातुश ने बेबी से घर बदल लेने के विषय में पूछा। जब उसने घर बदल लिया था, ये सुन चुके थे हम कि तुमने बिना बताए ही घर बदल लिया, ऐसा क्यों? बेबी को विस्मित देख उन्होंने बताया कि उन्हें यह सब सुनील से पता चला है। सुनील ने बताया कि तुमने घर बदल लिया, जहाँ पहले रहती थी वहाँ नहीं रहती हो। तो जब मुझे सुनील से पता चला तो तुमसे मिलने चला आया, क्योंकि वो जब सुनील को पता चला, सुनील ने पूछा कि वहाँ घर में नहीं रहती है बेबी, तो वो तुमसे घर में मिलने गया था। वहाँ जो तुम्हारे मोहल्ले के पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बताया कि बेबी ने घर बदल दिया है, तो वो तुमसे मिल ना सका। फिर उन्होंने कहा कि क्या कर रही थी, वह काम कर ले। क्या कर रही थी, किस काम में लगी हुई थी, जाके अपना काम करो, ठीक है ना। बेबी को ये कह दिया उन्होंने, तो वह तुरंत जाकर के फिर बेबी अपने डस्टिंग करने लगी। जिस ऊपर के कमरे में वो काम कर रही थी, धूल साफ कर रही थी, वहाँ पर फिर से डस्टिंग करना शुरू कर दिया। तातुस वहीं पहुँच गए और देखा कि वह बेटी यानी कि बेबी किताब उलट पलट रही है, क्योंकि उस कमरे में किताबें रहती थीं, तो किताबों को देख रही है। तो अगले दिन उन्होंने पूछा बेबी से, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो, तुम कितना पढ़ी हो? तो वो कुछ नहीं बोलती है। बताया कि मैं 6-7 तक पढ़ी हूँ। अब आगे अब इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में आपको सुनना है। अगले दिन मैं आई, जब वो काम करने के लिए तातुश के घर में बेबी गई, तो मुझे देख के वो हंसने लगे, तातुश हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी, मुस्कान रहती थी उनके चेहरे पर, तातुश के चेहरे पर। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है। जब कभी मैं देखती तो लगता था कि जैसे गुस्सा में हों भी, गुस्सा है तब भी गुस्से जैसा स्वभाव उनका बिल्कुल नहीं था। चेहरे में हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। यानी कि देखने से प्रतीत होता कि उनके मन में गुस्सा लेस मात्र भी नहीं समा सकता, नहीं है उनके हृदय में गुस्सा। बोलते भी वह, जब वो बोला करते थे, बोलते थे किसी से तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। जब मैं तातुश को देखती थी, जिनके यहाँ मैं काम करती थी, जब मैं उनको देखती, उनके चेहरे पर मुस्कान को देखती, तो मुझे रामकृष्ण की याद आ जाती थी। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने को मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझसे बताने लगते। ऐसे तातुश थे और ऐसे ही स्वभाव के रामकृष्ण जी थे, जिनका वर्णन यहाँ पर बेबी हालदार ने किया है, ठीक है कि नहीं। मैं तातुश के पास खड़ी, अब मैं उस समय तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, फिर वो बोल पड़े मुझसे, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? किसी लेखक की कहानी, कविता, किसी भी, अच्छा लेखक की कहानी कविता तो छोड़ो, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है कि नहीं है? तो मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, मुझे कई लेखकों के नाम याद हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बता दिया बेबी ने, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय आदि अनेक लेखकों के नाम उसने बता डाले। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे। जब मैंने इतने लेखकों के नाम बताए तो तातुश को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इसको इतने सारे लेखकों के नाम याद हैं। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है बेबी? मैंने कहा, शौक होने से ही क्या, शौक तो बहुत है, लेकिन क्या होता है अब ऐसे शौक से? लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, अरे होगा क्यों नहीं, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम्हें कुछ सीखने की जिज्ञासा है तो तुम अवश्य सीखोगी। मुझी को देखो, मैं अभी तक, बुढ़ापा आ गया मेरा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक पढ़ता हूँ, मैं अभी तक पढ़ना लिखना सीख रहा हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता नहीं है मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? जो कमरा तुम देख रही हो ना, ये किताबें उलट पलट रही हो, इतनी किताबें मैंने क्यों रख छोड़ी?
मैं पढ़ सकता हूँ। तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? जब मैं इन किताबों को पढ़ सकता हूँ इतनी वृद्धावस्था में, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो किताबों को? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। ऊपर बुलाया बेबी को, कहा कि जरा ऊपर चलो तुम। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली। जो कमरा था ना ऊपर का, उसमें अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं, तो उनमें से एक किताब निकाली तातुश ने और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है, क्या लिखा है इस किताब में? मैंने देखकर सोचा कि पढ़ तो ठीक लूँगी मैं, इतना तो मैं पढ़ सकती हूँ, जो लिखा है ये पूछ रहे हैं। फिर सोचा, लेकिन अगर बहुत समय की पढ़ाई लिखाई छूट गई, लेकिन गलती अगर हो गई तो? ये सोचने लगी। तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है। तातुश मेरे मुंह की तरफ देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे पढ़ो ना, इस किताब में क्या लिखा है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ, अरे कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में ये बेला तस्लीमा नासरिन। मैंने ये वाक्यांश पढ़ दिया। तो तातुश बोले, अरे तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। तातुश की यह बात सुनकर के मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, ले जाओ, अपने घर ले जाओ, और घर पर जब समय मिले, जितना भी समय मिले, इसको पढ़ना जरूर, इस किताब को पढ़ना जरूर। ठीक है तातुश। मैं यह कह करके उनसे, तातुश से मैंने वो किताब ले ली। मैं किताब लेकर के घर चली आई और रोज़ उसमें से 1-2 पेज पढ़ने लगी। रोज़ 1-2 पेज पढ़ लिया करती थी उस किताब से। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती। जब मैं किताब लेकर के पढ़ने को बैठती, जो तातुश ने मुझे किताब दी, तो आसपास के लोग देख करके आपस में ना जाने क्या क्या बातें करने लगते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह सारी दिक्कत दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, काफ़ी समय जब व्यतीत हो गया, 10, 15, 25 दिन निकल गए, तब तातुश ने मुझसे एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? मैंने हाँ कहा। तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना। ठीक है ना, एक चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ, उसका इस्तेमाल तुमको करना है। समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। जैसे तुम मेरे घर में मेरे घर के काम करती हो, समझो वो काम भी मेरे ही घर का है, ये समझ करके तुम्हें वो काम करना है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़ तातुश देने वाले हो? तो तातुश ने अपनी लिखने की टेबल से, जो टेबल थी, उनकी मेज़ थी, उसके दराज से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना, इस कॉपी में तुमको लिखना है। लिखने को तुम अपनी क्या लिख सकती हो? अपनी जीवन कहानी ही लिख सकती हो। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हुई उनका भी वर्णन कर सकती हो उस कॉपी में। ठीक है ना, तो अपने जीवन की कहानी को भी तुम लिख सकती हो। तो होश संभालने से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद हों, जब से तुमने होश संभाला, तुम थोड़ी बड़ी हुई, जितनी बातें तुम्हें अब तक याद हैं, ठीक है ना, सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें लिखना है। ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, दे रहा हूँ। पेन और कॉपी हाथ में लिए अब मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा, कितना मैं गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, इसका मुझे अंदाजा अभी नहीं है। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। आपने काम तो मुझे दे दिया, अब ना जाने मैं इसको लिख सकूंगी या ना लिख सकूंगी। तो वह बोले, जरूर लिख सकोगी तुम बेटी, तुम जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना, जैसा तुमसे बन पड़े। हम कहते हैं कि गलती भी हो तब भी तुम्हें लिखना है, जैसा बन पड़े वैसा लिखना। पेन और कॉपी ले। मैंने पेन और कॉपी ले ली तातुश से और घर गई। उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। जो तातुश ने मुझे आज्ञा दी, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए रोज 1-2 पेज में लिखा करती थी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती जो किताब दी थी तातुश ने। सवेरे काम पर आती। जब मैं सवेरे तातुश के यहाँ काम पर पहुँचती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं। यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश हो जाते, बहुत प्रसन्नता उनको होती और कहते, तुम यदि रोज तुम लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा, और भी स्नेह दूंगा तुझे। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती मुझे कि तब तक आसपास के लोग भी एक नींद सो चुके होते। अब मुझे मज़ा आने लगा लिखने पढ़ने में, आनंद आने लगा, मन लगने लगा। तो लोग बाग सो जाते थे
एक नींद ले लेते जब तक मैं लिखती पढ़ती रहती थी, इतना अच्छा लगने लगा मुझे। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ। अगर कोई लोग देखते जग कर कि ये तो अभी जग रही है, बताओ लिख रही है, उसी घर के मालिक ही देखते अगर घर के मालिक लोग कि ये जग रही है, तो सवेरे कोई ना कोई मुझसे पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो रात में। तो मैं कहती कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं लिखती हूँ मैं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, मुझे जो ये प्रश्न किया करते थे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थीं जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। बस समय में यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी जहाँ मैं रहती थी, वहाँ बाथरूम की भी असुविधा थी। चार घरों के बीच जहाँ हम रहते थे एक ही बाथरूम था जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते थे, यानी बड़ी असुविधाएं थीं जहाँ हम रह रहे थे। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें जाता तो उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता दूसरा व्यक्ति कि कब ये निकले, कब हम प्रवेश करें। कोई लैट्रिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई लैट्रिन नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आ जाते थे, तंग करते थे। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर के लैट्रिन के लिए बाहर जाया करते थे। लड़कियों के हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तातोस ने मुझसे पहले ही पूछा था कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं है, जहाँ तुम रह रही हो, जहाँ तुम्हारे निवास है। ऊपर एक बाथरूम है, अगर वहाँ नहीं है तो हमारे ऊपर जहाँ तुम काम करने आती हो ना, ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहाँ नहा धो करके निपट करके जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती, वहीं नहा धो करके ही मैं घर जाया करती। किसी दिन घर पहुँचने में देर भी हो जाती तो मकान मालकिन की स्त्री पूछने लगती, जिस मकान में मैं रहती थी, जब मुझे थोड़ी बहुत देर हो जाती तो मकान मालकिन मुझसे पूछने लगती, क्या पूछने लगती कि इतनी देर क्यों हो गई तुझे, कि क्यों देर हो गई तुझे यहाँ आने में आज। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी, इतनी देर कहाँ रही। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता था उस मकान मालकिन की बातों को सुन करके। मैं सोचती कि यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और जब घर लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मुझे मिले। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, अच्छा नहीं लगता था। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, बंदिश में हूँ, दबिश में हूँ कि वह सब सुनना पड़ेगा मुझे। घर का भाड़ा देने को तो मैं नांगा नहीं करती, जब समय होता है तुरंत भाड़ा चुकाती हूँ किराए का, भले ही हम भूखे बैठे रहें लेकिन किराए का पैसा पहले चुका देते हैं, फिर भी इनकी बातें सुने। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है, क्यों परेशानी होती है, क्यों पूछताछ ये ज़्यादा करते हैं। और मैं जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास कि मैं यहाँ वहाँ घूमती फिरती रहूँ। काम करके लौटती तो पढ़ने लिखने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती, सविता से, ठीक है। अब सविता कौन थी, सविता से मिलने जरूर जाया करती थी ये बेबी। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, जहाँ पहले हम किसी किराए पर रहा करते थे, वहाँ की एक मेरी सहेली बन गई थी सविता, बहुत अच्छी थी। तो उससे मिलने कभी कभी जरूर चली जाया करती थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बड़ी बूढ़ी, तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री जो बूढ़ी हो गई थी, वो मालकिन कहती, कहाँ जाती है रोज रोज तू, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है, क्यों घूमती रहती है इतना। ये अलग सवाल कर देती। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं घूम फिर भी नहीं सकती हूँ, इतनी भी स्वतंत्रता मुझे नहीं रह गई है क्या। और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने के जैसा था। बहुत पिटाई करता था, मारता पीटता था, बहुत प्रताड़ना देता था, कष्ट देता था। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली कभी, अपने पति के साथ रह करके। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें नहीं सुनी मैंने। जब उसी से उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे, जब मेरा स्वामी भी साथ रहता था तब भी लोग बागों के मुंह बंद नहीं हो, तब भी वो तरह तरह की बातें किया करते थे। तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी तो मुझे लोग सुनाया करते थे, कई तरह की बातें करते थे। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते, क्या बताते,
कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है जो ये जा रही है काम पर, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है, बच्चों के साथ ये अकेली रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़छानी करना चाहते, है कि नहीं, अकेली लड़की को, अकेली स्त्री को लोग बाग छेड़ते भी हैं, तो मेरे साथ भी छेड़छानी होने लगी, छेड़ने लगे लोग, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते वो लड़के लोग, और पानी पीने के बहाने मेरे घर पे भी आने लगे, घर में आने लगे, आ जाते कभी कभी। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बना करके बाहर निकल आती कि मुझे इनसे बातें ना करना पड़े, अपने बच्चों से कह देती कि बेटा इनको पानी पिला दो, और मैं बाहर चली जाती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो ज़बरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें लोग बाग करते, है कि नहीं, कितनी सीटियां मारते मुझे देख करके, कितने ताने मारते लोग बाग उस समय मुझे, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था इन बातों का। मैं उनसे बच कर के निकल जाती, सभी की बातों को अनसुना करके मैं निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती। जब पूछते तातुस कि मेरे एक साथी हैं, मैंने अपने साथियों को बताया है कि मेरे यहाँ बेबी काम करती है, मेरी बेटी जैसी है, और मैं उसको पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, तो कभी कभी वो मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बेबी पढ़ना लिखना सीख रही, कितना सीख गई है, क्या क्या सीख गई है। तो जब वो तातुस मुझसे ऐसी बातें करते तो मैं गली की सब बातें भूल जाती, सबको भूल जाती, जो रास्ते में मेरे साथ घटनाएं घटित होती सबको भूल जाती। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, कलकत्ता में रहते थे, कुछ लोग दिल्ली में रहते थे, उनके मित्रगण, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे, फ़ोन पर बताते रहते थे, पत्र लिख करके बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिख करके, उस समय चिट्ठियां ही चलती थीं, या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे, मेरे बारे में भी पूछते। जब कभी तातुस के यहाँ उनका फ़ोन आता उनके मित्रों का, तो वो मेरे बारे में ज़रूर पूछते। एक दिन मैं घर में बैठी, एक दिन की बात है कि मैं अपने घर में बैठी थी और अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जिस मकान में मैं रहती थी उस मकान मालिक का बड़ा लड़का मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा कि भैया बैठ जा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही ना ले, अब उठे ही ना, ऐसा बैठ गया वो। उनसे बातें चालू की, उसने मुझसे बातें चालू कर दी, तो लगा कि वे कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी, लगता था कि इसकी बातों का अब अंत नहीं होगा। उसकी बातें ऐसी थीं, ऐसी ऐसी बातें वो करता था कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो मेरे मकान मालिक का लड़का था, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे, और दरवाजे पर वो अड़के बैठ गया कि ये निकल ना पाए, कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी, उसकी बातें सुन करके मैं समझ रही थी कि वह क्या चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना ना करती तो क्या करती, वो बोल रहा था, मैं उसकी बातों को अनसुना करती जा रही थी। अब मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ का लड़का ही इनके मकान मालिक का अच्छा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी कोई नया मकान मिल जाए मुझे और मैं ये मकान छोड़ दूं। उसकी बातों से यह साफ हो गया था कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी, उस लड़के के कहने पर चलूँगी, तभी उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, आसान है, घर में कोई मर्द नहीं है अगर मेरे साथ देने वाला, कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरा पति नहीं है मेरे साथ, तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात मान लेनी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी, मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही, लगातार मैं अपने काम पर रोज़ जाया करती थी सुबह, और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही कि मुझे कोई अच्छा घर मिल जाए नया, तो ये घर मैं छोड़ दूँ। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। मैं जब काम पर लौट रही थी, बच्चे उस दिन स्कूल ना गए थे, तो मेरे पास दौड़ते हुए रोते रोते मेरे पास आए। जब मुझे देखा कि मैं काम से लौट रही हूँ, मेरे पास आ वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया, हमारा घर तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँच कर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, जितना मेरा सामान था सब बाहर बिखरा हुआ है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ कर के बैठ गई और सोचने लगी कि अब बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर के। इसने तो घर से तुरंत निकाल दिया, इस लड़के ने, मकान मालिक के लड़के ने, इसकी बात नहीं मानी तो इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ मिलेगा।
बच्चों को अपने पास बिठा करके मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, जो जिन लोगों ने घर तोड़ा था। लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द या बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था मेरा। तो इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था। जिन लोगों ने घर तोड़े थे, बिगाड़े थे, तो लोग बागों के लड़के थे, पति थे उनके, तो सभी लोगों ने सामान फिर सुरक्षित कर लिया, रख लिया। लेकिन मेरा साथ देने वाला तो कोई नहीं था, इसलिए मेरा सामान अभी तक बिखरा हुआ था। जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए। जितने किराए पर लोग रहते थे नया घर तलाशने लगे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे, अच्छा जिनके सामान फेंके गए थे वो इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था कि हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, तो बेचारे इसके बेबी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, बेबी अभी काम पर गई है। इसलिए वो रुक गए थे, मेरे आने तक का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मेरे बच्चों से मोह था और घर की वैसी हालत में वे अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी। अब मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। अगर माता पिता को कोई कष्ट होता है तो बच्चों को भी कष्ट होने लगता है। बच्चे भी मुझे देख करके रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था उस इलाके में। कोई मेरा सहयोग करने के लिए, जब मेरा सामान फेंका गया, कोई सहयोग करने के लिए नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे, रिश्ते में जो मेरे भाई लगते थे, रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ पर रह रही हूँ मैं। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, घर तोड़ दिए गए। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने के लिए, मेरे भाई लोग नहीं आए मेरी सहायता के लिए। मैंने सोचा अगर माँ होती, मेरी माँ होती, तो देखती कि मैं आज किस हाल में हूँ, कितनी बुरी स्थिति में हूँ मैं। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट भोगना लिखा हुआ है और कितना दुख मैं भोगूंगी अभी। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। अब उस दिन जब मेरा घर तोड़ दिया गया, सामान फेंक दिया गया, तो मैंने अब फिर कहीं अभी घर उस दिन खोजा नहीं। रात 7-8 बजे भोलादा आया। रात के जब 7-8 बज गए तो भोलादा आया। वह भोलादा कौन था? एक मुसलमान था ये भोलादा, और पास ही में रहता था मेरे मकान के पास जहाँ मैं किराए पर रहती थी। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला, जहाँ के हम लोग निवासी थी, वहीं का, उसी साइड का ये भी भोलादा था जो मुसलमान जाति का था। और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था, मेरे भाइयों से परिचित था, मेरे बाबा से भी परिचित था, मेरे पिताजी से। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। तो भोलादा मेरे पास आया जब मैं रो रही थी। तो भोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? तुम्हारा घर टूट गया, सामान ये बिखरा पड़ा है, बताओ रात का समय हो गया है, कैसे इस बाहर खुले सुनसान मैदान में तुम गुजारोगी रात? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया हमारे पास। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती है रात में? किसी को नींद नहीं आ सकती जब ऐसी स्थिति पड़ जाए। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओश में वह रात किसी तरह काटी। सर्दी का मौसम था, ओश पड़ रही थी। ऐसे ठंडी के मौसम में खुले मैदान में हमने और हमारे बच्चों ने वो रात काटी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके तो देखो, शायद वो तुम्हारा कुछ सहयोग कर दें। तो मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है भोलादा। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह दे सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी एक कमरा है, वहाँ पर तुम रह सकती हो। एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो, मैं अपने मुँह से बात नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साहब से तुम बात कर लेना कि थोड़ा रहने के लिए इस बेबी को स्थान दे दें। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होगी उनसे। भोलादा बोला, तो फिर चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं उसे लेकर के चली आई। वह बाहर ही खड़ा। अब जब घर में पहुँचे, मकान जहाँ पर हम काम करने जाते थे, तो वो बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर चली गई, क्योंकि मैं तो भीतर रोज़ काम करने के लिए जाया करती। देखा जब मैं उस समय पहुँची तो तातुश अखबार पढ़ रहे थे। तातुश थे जो, वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, क्या बात है? रोज़ तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा चेहरा अच्छा रहता है, आज चेहरा क्यों मलिन है तुम्हारा? क्यों उदास चेहरा दिखाई दे रहा है? तुम्हारा मुँह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों लग रहा है? आज क्या बात हो गई, मुझे बताओ खुल के। मैंने उन्हें सारी बातें बता डाली, पूरी अपनी दिक्कतें समस्याएं सब तातुश को बता डाली।
कैसे हम लोगों के घर जहाँ पर हम किराए पर रहते थे बुलडोजर से तोड़ दिए गए हैं। कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओश में पड़े रह करके ये रात काटना पड़ी। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है कुछ। मेरी बात सुनकर के तातुस फौरन बाहर आए कि कौन इसके साथ में आया है, क्या बातें करना चाहता है। और भोलादा से बातें कर वह मेरे पास आए और बोले। भोलादा ने उनको सब बातें बता दी। फिर वो तातुस मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर के रात भर बाहर क्यों रही तुम बेबी? तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो तुम यहाँ पर रहने के लिए मेरे घर में? मैंने कहा, आप जब कहेंगे तातुस। तो तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शा किया मैंने। जो सामान हमारा बाहर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था उस सामान को लाद करके उस रिक्शे में लाद करके और बच्चों के साथ में आ गई तातुस के यहाँ। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, तुरंत मान गए। ऐसे किसी गैर को कोई अपने घर में क्यों रखता है? तातुस तो तुरंत मान गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो अब जब तातुस के घर में बेबी आ गई, तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। छत पर एक कमरा था, उसको खाली करवा दिया तातुस ने मेरे लिए। उस कमरे में अपना सारा सामान मैंने जमा लिया। मैं खाना बनाने की तैयारी अब तातुस के घर में करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा, जब ऊपर आकर के देखा मेरा कमरा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना ना भी बनाती बेबी तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। आज तुम थकी हो, परेशान हो, इतना काम करके आई हो, अगर आज खाना ना भी बनाती तो चल जाता। नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है अभी। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? रात्रि के वक्त एक गरम गरम रोटी क्या मुझे खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। दोनों टाइम रोटी नहीं, तुम एक समय आती थी रोटी बना के चली जाती थी। अब वही सुबह की रोटी मैं शाम को खाता था। लेकिन अब ये मेरी बेटी आ गई है, यानी कि बेबी आ गई है, मेरे घर में रहती है, तो तुम जो खाना बना जाती थी उसी को मैं रात में खाना मुझे पड़ता था। अब तो तुम यहाँ आ ही गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी क्या? जब तातुस ने मुझसे कहा तो मैंने उनकी बात तुरंत मान ली। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। तातुस के घर में रह करके मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं स्वयं अपने पिता के घर में आ गई हूँ। अपनी मर्जी से सारा काम, कोई रोक टोक मुझे वहाँ पर नहीं होती, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। तातुस मुझे काम करके देखते, जब मैं काम करती होती है तातुस मुझे देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो? सारा दिन काम करती रहती हो, अरे थोड़ा सा आराम कर लिया करो, मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते फिर मुझसे, मेरा हाल पूछते, बच्चों ने कुछ, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया? तुमने कुछ खाया वाया? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ और फिर आकर अपना नाश्ता करो। जाओ जल्दी जाओ, बच्चों को खिलाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें कुछ खिला करके आओ। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जा करके अपने बच्चों को दूध भी पिला दो, दूध दे दो उनको। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। रोज़ मेरे मासूम बच्चों को आधा लीटर दूध मिलने लगा। अब तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, कई औरतें मेरे यहाँ काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, काम करने वाली ही सिर्फ एक लड़की हो, या यह घर किसी और का है, ये बात अपने मन में कभी ना लाना। तुम इसे अपना ही घर समझो, है कि नहीं? इस घर को तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मेरे लड़के हैं 3, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है? यह तो मैं जानती ही हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। तातुस के यहाँ काम करते हुए मैं कितनी खुश रहती हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत अगर खराब हो जाती तो तातुस चिंता में पड़ जाते। बताओ, इतनी चिंता, इतनी मानवता थी तातुस के हृदय में कि कभी अगर बेबी की तबीयत खराब हो जाती तो तातुस चिंता में पड़ जाते। और मेरे कुछ काम
स्वयं करने लगते कि बेबी तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम ये काम नहीं करो, आज तुम्हारी जगह पर काम मैं करूँगा। ऐसे तातुश थे। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, अगर थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ती तुरंत डॉक्टर साहब के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच करते और दवा लिख देते और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुश को दे देती कि डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ लिखी हैं तातुश। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय दवा खानी होती, जिस समय डॉक्टर कहता कि इस समय आपको दवा खानी है, उसे निकाल करके भी उसी समय वो दे देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन मुझे खिला देते, जबरन मुझे दवाई खिलाते। मेरे बच्चे अगर बीमार पड़ते कभी, तब भी वह फ़ौरन उसके लिए दवा ले आते, उन बच्चों के लिए तुरंत दवा ले आते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है कि अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों के साथ इतनी सहानुभूति बरतता है। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं तातुश के यहाँ थी, किसी बात की चिंता, मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते थे। तातुश और तातुश का बेटा जो रहते थे, मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, बहुत घरों में मैंने काम किया, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा और न कभी देखा है। ऐसा लगता जैसा इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे कहीं और जाने पर या ना मिल पाएंगे। मैं ये सोचती, ठीक है ना, कि इतने अच्छे लोग मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता था। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। मेरा एक बड़ा लड़का था जो चला गया था मुझे छोड़ करके, 2 महीने पहले वो चला गया था, उसकी मुझे कोई खबर नहीं मिली थी। तातुश शायद यह समझते थे कि एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता? तुम बड़े लड़के की जो बात करती हो, वो बड़ा लड़का तुम्हारा रहता कहाँ है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं हो? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे बड़े लड़के की बात मुझसे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुँह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है, कहाँ रहता है मेरा बड़ा लड़का, मुझे पता नहीं है। तो तातुश चौंक करके बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे, उसको कुछ लोग उठा करके ले गए थे और जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मेरे घर के पास के लोगों के साथ ही मेरा बड़ा लड़का चला गया था। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था, जब उन लोगों से पूछा था जो लोग ले गए थे, है कि नहीं, उनके पड़ोसियों से कि कहाँ ले गए, तो उन्होंने कुछ तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं है। वो स्थान तो पता है कि इस एरिया में रहता है मेरा लड़का, उन लोगों के साथ काम करता है, लेकिन कहाँ रहता है, किस मकान में रहता है, उसका मुझे ठीक ठाक नंबर पता नहीं है। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे, ठीक है, वहाँ मैं गई, उस नंबर पर गई, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर करके लौट आई। बस इतना भर सुना था कि उस घर के मालिक की यहाँ कहीं दवा की दुकान है, दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि दवा की दुकान कहाँ है, जो हमारे लड़के को ले गए थे, कहाँ दवा की दुकान पर है वो। तातुश चिंतित होकर के बोले, यहाँ तो दवा की दुकानें, इस क्षेत्र में दवा की दुकानें बहुत सारी हैं, बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, अगले जब सुबह आई अगले दिन की, तो मुझे अपने पास बुलाया और कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे बेबी, तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था कि बेटे को कहाँ ले जा रहे, कहाँ रखेंगे, क्या काम देंगे, तुम्हें सब जानकारी कर लेनी चाहिए थे। तुम्हें पता है ऐसे में ना जाने क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही, तातुश की बात सुनकर के मैं चुप हो गई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए, बिना कुछ मुझसे कहे बाहर निकल गए तातुश, और 3 घंटे बाद लौटे, कम से कम 3 घंटे के बाद वो लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे, फ़ोन किया, एक तातुश ने फ़ोन उठाया और फ़ोन करने लगे। किचन में, उस समय मैं किचन में खाना बना रही थी, जिस समय तातुश फ़ोन कर रहे थे मैं खाना बना रही थी। मैंने सुना उन्हें फ़ोन करते हुए, वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी, अरे बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर के खड़ी हो गई जहाँ तातुश फ़ोन कर रहे थे। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे,
बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो बेबी, लो फ़ोन पर बात करो। मैंने पूछा, अरे कौन है तातुश, किसके साथ बात करूं? वह बोले, अरे बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, बेबी ने फ़ोन लिया और कान से लगाया। पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था, मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। बेबी ने फ़ोन किया, लेकिन जो हलो हलो कर रहा था उस तरफ से, उसकी आवाज़ बेबी पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा, मैंने तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है तातुश? वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान पा रही हो? ये तुम्हारा लड़का है, वही बड़ा लड़का। मैं चौंक कर बोली, अरे मेरा बाबू बोल रहा है ये। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ, मेरी चिंता न करना तुम। उसकी बातों से मुझे लगा कि मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है मेरा लड़का। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। बचपन में कुछ आवाज़ अलग रहती है, बड़े में थोड़ी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी भी आवाज़ बदल रही थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया। अभी 2-3 मास ही हुए हैं उसको जाए काम पर, लेकिन कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, बहुत इच्छा थी कि अपने बड़े बेटे को मैं देख लूँ एक बार। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता मुझको। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले चलेंगे तभी चलूँगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो मैंने क्या देखा? लड़के से जब मिलने के लिए गई तो देखा कि वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है, पानी डाल रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है, मुझे लगा उसको देखकर कि यहाँ इसको परेशानी है, इसको दिक्कत है, वह वहाँ ठीक नहीं है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है? इतनी अभी छोटी उम्र है मेरे बेटे की, अभी इसकी उम्र काम करने की नहीं है। कितनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर के मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण स्पर्श किए। बेटा मेरे पास दौड़ करके आया जो पानी दे रहा था। अपने भाई बहन को देख करके मेरे साथ मेरे बच्चे भी गए थे छोटे, तो अपने छोटे भाई बहन को जब बड़े भाई ने देखा बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी, अपने बेटे को देख करके जब चलने लगी, लौटने लगी अपने घर, तातुश के घर, तो वह उदास हो गया। मैंने अपने बड़े लड़के का जब चेहरा देखा तो उसका चेहरा उदास था, डाउन था। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी जिस घर में ये काम कर रहा है। इससे बहुत काम लिया जाता है, परेशान है मेरा बच्चा, उस घर में नहीं रखूंगी। जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी, अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को रखूंगी। तातुश शायद यह सब समझते थे, इसीलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे, अपने बेटे से बात कर लो। 2-4 दिन में वो कहते रहते और बात करवाते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ। बस बेटा यही पूछता कि माँ तुम रहती कहाँ हो, कहाँ पर रहती हो, घर का नंबर क्या है, ये मेरा बेटा पूछता। मैं यह सोच करके बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास ना आ जाए, जहाँ काम करता है एकदम से छोड़ करके मेरे पास ना आ जाए बिना किसी को बताए। और अगर आ गया तो मेरा और मेरे 2-3 बच्चों का बोझ तो तातुश उठा ही रहे, इसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। तातुश क्या सोचेंगे फिर? वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा, यानी कि तुम्हारे जो बड़ा लड़का जो काम पर लगा हुआ है, इतनी छोटी छोटी उम्र के लड़के हमने काम पर कभी नहीं रखे बेबी, ये बताया करते थे तातुश। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती इसका मतलब क्या? यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है क्या मेरे लड़के पर? वो ऐसा क्यों कहते हैं इतनी छोटी उम्र के बच्चे हम नहीं रखते? वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ, अपने साथ में रखो? ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते थे, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है? वो बड़ा लड़का ही उन्हें क्यों भारी पड़ता है? मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन कहती भी कुछ नहीं थी। अब क्या होता है आगे? क्या वो बड़ा लड़का वापस आता है? क्या तातुश के साथ में अपनी माँ और भाइयों के साथ क्या वो बड़ा लड़का भी रहेगा? क्या जीवन में परिवर्तन आएगा बेबी के? ठीक है ना? तो इस आत्मकथा में बेबी हालदार और क्या लिखेंगी ये आगे के वीडियो में हम बताएंगे। अभी इस भाग 2 को, पार्ट 2 को अभी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।